गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप सभी का आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में स्वागत है। चाहे आप स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हो, या फिर आप लैंग्वेज इंथुजियास्ट हो, आप सभी के लिए हमारी क्लासेस बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर सेक्शन को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। सवाल होता है कि ग्रामर पर इतना एम्फेसाइज़ करने की ज़रूरत क्या है, हम लोग क्यों ग्रामर पर इतना ज़ोर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ग्रामर होता क्या है? ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ग्रामर ही वो चीज़ है जो हमें बताता है कि हमको किस तरह से वर्ड्स को रखना है एक सेंटेंस में, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। वो कुछ भी, हम कोई भी वर्ड को कहीं भी रख कर या हम किसी भी तरह का एक सेंटेंस फ्रेम कर कर बोल दें तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और ख़ास करके जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, जिनको भी इंग्लिश से डील करना पड़ता है, अगर उनकी ग्रामर वीक है तो जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज में समझ कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इसलिए ग्रामर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ग्रामर में जो भी रूल्स हैं हम सबको अच्छे से समझना चाहिए, सो दैट कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो तो खैर इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आज मैं कुछ आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन बस हम ये करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक प्रैक्टिस ले लेते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपका वेर यू स्टैंड, ठीक है, आप कितने पानी में हैं, या आपको कितना आता है, या आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो इस टेस्ट के ज़रिए आपको पता पड़ जाएगा। किसी को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, समय समय पे हमें अपने आप को टेस्ट भी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का हम टेस्ट लगा लेते हैं। 10 क्वेश्चंस का ये टेस्ट है, और ये क्वेश्चंस हम एक 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोग को अपना स्कोर भी बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर के ऊपर बेस्ड है। नीदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर। अच्छा, हर क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए, ठीक है। 10 सेकंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नेदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर डैश अवेयर ऑफ द शेड्यूल चेंज। इसके ऑप्शंस हैं वाज, वेयर, इज, आर। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉज, ठीक है। अब ऑप्शन ए ही क्यों होगा? ऑप्शन ए इसलिए होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम एक रूल पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमिटी रूल, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी रूल ये कहता है कि वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम लोग का ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है अवेयर जो है एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। अवेयर एक वर्ब है और उसके नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? तो उसके नज़दीक है टीचर। तो टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर है तो हम यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है? तो यहाँ पर वॉज अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, ठीक है। वेयर होगा नहीं, आर होगा नहीं, इज़ होगा नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर इज़ होगा नहीं। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है हमारा? वॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बहुत आसान लगेगा ये।
द फॉक्स रैन क्विकली, ठीक है। अब क्विकली जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, द फॉक्स रैन क्विकली, ठीक है। ये फॉक्स जो है वो बहुत तेज़ी से भागा। तो यहाँ पर क्विकली जो वर्ड है वो वर्ब यानी कि रैन जो वर्ब आया हुआ है उसका विशेषता बता रहा है। जो वर्ब की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? उसको एडवर्ब बोलते हैं। और जो नाउन की विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस इस तरह से रहता कि द क्विक फॉक्स रैन अवे, इस तरह करके रहता, तो क्विक फॉक्स, ये क्विक किसके लिए आएगा? ये फॉक्स के लिए आएगा। वो नाउन का विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉक्स रैन क्विकली, तो वो किस तरह से भागा, भागने का जो काम हुआ है, भागने की क्रिया जो हुई है वो क्विकली हुई है। तो वो वर्ब का विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यू डैश हैव टोल्ड मी अर्लियर, नाउ इट्स टू लेट। क्या होगा इसमें? मस्ट होगा, शुड होगा, ऑट होगा या माइट होगा? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या है कि इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट में होने वाला चीज़ है, ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मतलब पहले ही उसको बता देना चाहिए था। नाउ इट्स टू लेट। तो यह ऑब्लिगेशन है और ख़ास करके पास्ट का ऑब्लिगेशन है जो कि पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर शुड मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। मस्ट जो होता है, मस्ट हम लोग यूज़ करते हैं यूजुअली प्रेजेंट या फ्यूचर के ऑब्लिगेशंस के लिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट का चीज़ है और इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट बैठता है शुड, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम अपने क्लासेस में डीपली डील करेंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन के ऊपर है। आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ही सेड ही इज़ प्लेइंग टेनिस, इसका क्या सही ऑप्शन होगा? ही सेड ही प्लेड टेनिस, ही सेड दैट ही इज़ प्लेइंग टेनिस, ही सेड दैट ही प्लेज टेनिस, या फिर ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। तो इसमें सबसे सही क्या होगा? सबसे सही ऑप्शन जो है इसमें होगा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। ऑप्शन डी जो है वो सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना कि जो आपको टेंस दिया हुआ है वो टेंस में बदलाव आ जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करें तो ही इज़ प्लेइंग टेनिस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और यहाँ पर ये क्या है? ही सेड, यानी कि इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ही सेड ही प्लेड टेनिस, तो ये गलत है, ये होगा नहीं, क्योंकि दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस टेंस का है
और ये पास्ट इंडिफिनिट में कर दिया कन्वर्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ही सेड दैट ही इज़ प्लेइंग टेनिस, तो इसमें तो कन्वर्ट किया ही नहीं है, जैसे कि तैसे उसको दैट लगा के, दैट इसलिए लगाया गया है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाया जाता है। दैट लगाने के बाद सेम टू सेम उतार दिया गया है ही इज़ प्लेइंग टेनिस, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोलता है कि ही सेड दैट ही प्लेज टेनिस, तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस बना दिया, सिंपल प्रेजेंट का, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आपका यही है, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे रूल्स को हम क्लासेस में डील करेंगे, आप लोग परेशान ना हो। अभी अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, क्लासेस में सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वॉइस का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव आपको करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है रमेश स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो इसका क्या हो जाएगा, रमेश हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी, रमेश वॉज स्कोर्ड अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय रमेश, या फिर अ सेंचुरी इज स्कोर्ड बाय रमेश। क्या होना चाहिए सही? आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर बताइए। जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी होना चाहिए, अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय रमेश। तो अगर एक्टिव पैसिव का रूल अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो आप जानते होंगे कि उसमें क्या होता है कि टेंस जो होता है वो टेंस सेम रहता है, जो आपका दिया हुआ है वो सेम रहता है, टेंस में बदलाव नहीं होता, टेंस के फॉर्म में बदलाव नहीं होता है। अगर पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट ही रहेगा, रूल नंबर 1। ठीक है, और बेसिक जो है रूल एक्टिव यानी कि वॉइस का, वो ये कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट में कौन कन्वर्ट हुआ है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है इसमें राम इज सब्जेक्ट, ठीक है, और सेंचुरी हो गया ऑब्जेक्ट। तो अ सेंचुरी यानी कि ऑब्जेक्ट है, अ सेंचुरी, तो ये सब्जेक्ट में बन जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए में तो सेम है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये दोनों गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या किया है, ऑप्शन डी में क्या किया है कि अच्छा ये सेंटेंस किस चीज़ का है, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, रमेश स्कोर्ड अ सेंचुरी। लेकिन ऑप्शन डी में क्या किया है कि इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो भी सिंपल पास्ट का है, पहली बात। दूसरा चीज़ कि इसमें अ सेंचुरी जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर दिया है, और सब रमेश जो गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है इसमें अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए कौन सा हो सकता है मीनिंग। काउंट ऑन का मीनिंग क्या हो सकता है, गिनती करना। काउंट ऑन का क्या हो सकता है, गिनती करना, भरोसा करना, साथ चलना या हिसाब करना। फ्रेजल वर्ब्स में ऐसा है ना, फ्रेजल वर्ब्स में आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई रूल काम नहीं करता है, वो याद करने की चीज़ है। ठीक है, अगर याद है तो सही होगा, याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है देखिए, कौन सा होना चाहिए, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है, भरोसा करना होता है इसका मतलब, यू कैन काउंट ऑन मी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया, यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये
याद करने की चीज़ है। अगला क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से दिया हुआ है। इसमें देखना कि कौन सा स्पेलिंग सही है। कौन सा सही लग रहा है इसमें? रिसीट, रिसीट का स्पेलिंग आपको सही बताना है, तो इसमें रिसीट का स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग भी आपको याद करने वाला चीज़ है। इसमें भी कोई थोड़ा बहुत आप ग्रामर से पकड़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो रिसीट, रिसिप्ट ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। रिसीट, रिसीट पढ़ते हैं लेकिन लिखते क्या है, पी साइलेंट रहता है इसमें, तो इसलिए रिसीट बी ऑप्शन वाला सही होगा। डी में दिया हुआ है रेसिपिट, ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में भले कोई कंफ्यूज कर जाए कि रिसीट लिख बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं, हो सकता है रिसीट होगा, पर ऐसा नहीं है, इसमें पी साइलेंट रहता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसको। ठीक है, और हमारे आने वाली क्लासेस के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नियमित तौर पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब हमारी क्लासेस अपलोड होंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है वो आपको बताना है। इसको द मैन विच लिव्स नियर द ट्री इज़ अ डॉक्टर, द मैन whom lives near the tree is a doctor, the man who lives near the tree is a doctor, the man who, मतलब कि इसमें मेन आपको देखना है कि किस, सारा सेंटेंस एक ही है। इसमें ध्यान देना है आपको कि विच whom, ठीक है, विच whom, who, whose, कौन सा इसमें लगना चाहिए। अगर इसकी नॉलेज आपको है तब आप सही सेंटेंस पकड़ लेंगे। तो क्या आपने सही सेंटेंस पकड़ लिया? जी हाँ, सबसे सही सेंटेंस है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विच, द मैन विच लिव्स, तो विच इसलिए नहीं होगा। ठीक है, विच इसलिए नहीं होगा क्योंकि विच जो है वो या तो चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। पीपल के लिए विच यूज़ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है, दूसरा सेंटेंस में है whom lives। whom तभी यूज़ होता है ना जब ये ऑब्जेक्ट, whom जब भी यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से। ये ऑब्जेक्ट के साथ ही whom यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैन जो सब्जेक्ट है उसके साथ whom लगा दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, whose, द मैन, डी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है whose। ठीक है, तो whose इसलिए नहीं होगा क्योंकि whose तो मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है कि whose बुक इज़ दिस। ठीक है, whose पेन इज़ दिस, तो यहाँ पर whose यूज़ करने का कोई तुक नहीं बैठता यहाँ पर, इसलिए whose भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा who। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि बता रहा है कि जो बंदा, जो आदमी जो है वो पेड़ के पास रहता है वो एक डॉक्टर है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर हु है। विच क्यों नहीं होगा, होम क्यों नहीं होगा, हुज क्यों नहीं होगा, वो हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन से है। प्रीपोजिशन भी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछता है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये ग्रामर का। देखते हैं इसमें आप सही कर पाते हैं कि नहीं। शी इज़ एलर्जिक डैश कैट्स, क्या होगा सही? विथ होगा, फोर होगा, अच्छा फोर दो बार हो गया है। एक मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ,
या टू होगा, कौन सा होगा देख लीजिए। टाइम्स अप। तो शी इज़ एलर्जिक टू होता है, शी इज़ एलर्जिक टू कैट्स। ठीक है, इसमें भी क्या है कि प्रीपोजिशन में बहुत सारा प्रीपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आता है, कौन से वर्ड के बाद आता है। तो शी इज़ एलर्जिक टू होगा, शी एलर्जिक विथ नहीं हो सकता है, फॉर नहीं हो सकता, ऑफ नहीं हो सकता है, टू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, अगर बारिश हुई तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है आपको। इसमें तीन ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन बोलता है इफ़ इट विल रेन आई विल नॉट गो होम, आई विल नॉट गो होम इफ़ इट इज़ रेनिंग, आई विल नॉट गो होम इफ़ इट रेन्स। कौन सा सही होगा? टाइम शुरू होता है। टाइम्स अप। तो इसका ट्रांसलेशन कौन सा सबसे सही होगा? पहला देखते हैं। पहला, इफ़ इट विल रेन आई विल नॉट गो होम। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक रूल मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्लॉज, ये दो क्लॉज से मिलके बना हुआ सेंटेंस, तो कोई भी सेंटेंस में दो क्लॉज या दो से ज़्यादा क्लॉज जो है वो सेम टेंस का नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें विल, ठीक है, दोनों में विल दिया हुआ, पहला क्लॉज में भी विल है, दूसरे क्लॉज में भी विल है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि प्रेजेंट के साथ हम लोग इसी तरह करते हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ यहाँ भी प्रेजेंट लगा देगा, यहाँ भी दोनों जगह प्रेजेंट लगा देगा, तो वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि सेम क्लॉज में सेम फॉर्म ऑफ टेंस नहीं यूज़ होगा, इसलिए ये गलत है। दूसरा बोलता है आई विल नॉट गो होम इफ़ इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, मैं घर नहीं जाऊँगा। उसके बाद लिखा है इफ़ इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर बारिश हुई, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश इसमें हो नहीं रही है, सेंटेंस के हिसाब से हो नहीं रही है, अंदेशा जता रहा है कि अगर बारिश हुई तो मैं घर नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में सबसे अप्रोप्रिएट जो होता है वो होता है, अगर इस तरह का सेंटेंस हुआ जहाँ पर एक फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर की बात कर रहा होगा, तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई विल नॉट गो होम इफ़ इट रेन्स, तो सबसे सही जो होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी होगा सबसे अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, आप लोगों ने देख लिया होगा, बना लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा, मैं भी समझ सकूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले, जो मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उनको क्या चाहिए। ठीक है, तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि बस एक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी क्लास का, मैंने जस्ट एक टेस्ट लगा दिया है, और अपकमिंग क्लासेस में जो है हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ग्रामर में जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और अगर इतना टॉपिक का अगर आपको ज्ञान है, तब आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है,
चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप लोगों को ये चीज़ें आ रही हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और जितनी बाकी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा क्लास वाइज, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, ठीक है, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।